नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारतीय संघवाद यानी इंडियन फेडरलिज्म। ये एक ऐसा विषय है जो केवल संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। आज हम लोग देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फिर हम लोग देखेंगे यूनिक नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर द एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। और लास्ट में देखेंगे मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन फेडरलिज्म टुडे। चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंसेप्चुअल पोजीशन ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक ऐसा शब्द है जो गवर्नेंस के एक विशेष रूप को व्यक्त करता है। इसका अर्थ है पावर का विभाजन एक सेंट्रल अथॉरिटी और रीजनल गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड है। फेडरलिज्म का मूल मंत्र होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो फेडरलिज्म मीन्स ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर टू लेवल ऑफ गवर्नेंस एग्जिस्ट। पहला जो नेशनल लेवल पे और दूसरा रीजनल और स्टेट लेवल पे। बोथ डेराइव पावर्स, जो दोनों है वो कहां से डेराइव करते हैं पावर? वो डेराइव करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से और ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली इन देयर आउन स्फेयर्स, अपने अपने स्फेयर, अपने अपने कामों में। लेकिन भारत का जो फेडरलिज्म है ना, वो ट्रेडिशनल वेस्टर्न मॉडल जैसे यूएसए का है उससे अलग है। अमेरिका में कमिंग टुगेदर मॉडल है जिसमें स्टेट्स मिल करके एक यूनियन बनाया है। वहीं जबकि भारत में होल्डिंग टुगेदर मॉडल है जिसमें एक मजबूत केंद्र ने और केंद्र के तहत अलग अलग राज्यों को संघ में बनाए रखा गया है। पार्ट 2 जो है वो बात करता है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो फेडरल है लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर के साथ। आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मीन्स ये लाइन दिखलाती है कि भारत एक राज्यों का संघ है। मीन्स जहां राज्यों का मिश्रण है लेकिन राज्यों को अलग अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये लाइन दर्शाता है। संविधान ने एक डुअल पॉलिटी का निर्माण किया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब कभी राष्ट्रीय हित की बात होती है तो केंद्र को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जैसे कि 3 लिस्ट अंडर 7 शेड्यूल। तो 3 लिस्ट हम लोग जानते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। सेकंड है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। फोर्थ है बाइकैमरल लेजिस्लेशन, जो राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स। लेकिन आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल को बतलाता है। रिस्टोरेटरी पावर टू द सेंटर हम लोग देखें इस चीज में। फिर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा भी देखें। वहीं ये सब मिल करके फेडरलिज्म को इंडिया में एक क्वासी फेडरल बनाते हैं। वहीं पार्ट 3 और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को देखें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ है सेंटर और स्टेट के बीच सहयोग का संबंध होना। एक ऐसा मॉडल जिसमें दोनों एक दूसरे की जरूरत समझकर काम करते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट जैसे कि जीएसटी काउंसिल बना, जहां केंद्र और राज्य के प्रतिनिधि मिलकर टैक्स पॉलिसी और को तैयार करते हैं। वहीं नीति आयोग प्लानिंग कमीशन का बदला हुआ रूप है जिसका फोकस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसमें संवाद, सहयोग और विकास का समावेश होता है। वहीं कभी कभी हम लोग देखते हैं जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट वर्सेस अभी यूनियन जो चला, जो गवर्नर चला, खासकर यूनियन का भी हाथ था, लेकिन उस चीज में तमिलनाडु अपना पॉलिटिक्स साधने की कोशिश कर रही थी और यूनियन अपना पॉलिटिक्स का साधने का कोशिश कर रहा था। तो ये भी होता है। रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ जो पार्ट 4 में है, सेंटर और स्टेट के बीच एक विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर भरोसा ना हो तो संघवाद कागजी रूप बन के रह जाता है। जुडिशरी का बड़ा रोल है इसमें।
वो यहाँ महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में फेडरल बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश की है, जैसे कि एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 पर रोक लगा दी। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फेडरल प्रिंसिपल को समझाया। तो ये भी बहुत सारे केसेस में जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है। तो ये 2 केस है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। फिर है पार्ट 5, चैलेंजेस बिफोर इंडियन फेडरलिज्म। तो चैलेंजेस क्या है इसमें? पहला है पॉलिटिकल सेंट्रलिज्म। केंद्र सरकार का जो अधिकार बल है वो बढ़ जाने से राज्यों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। सेकेंड है फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। अलग अलग राज्यों को अलग अलग फाइनेंशियल रिलीफ मिलता है सेंटर के द्वारा, राज्यों को केंद्र पर अतिरिक्त निर्भर होना। फिर थर्ड है गवर्नर का राजनीतिक प्रयोग। गवर्नर का पद राजनीतिक बन गया है, जिसका उपयोग कई बार राज्यों की सरकार गिराने में होती है, जो बहुत पहले से हो रही है, आज से नहीं, 1950s से हो रही है। लैंग्वेज एंड रीजनल डिमांड्स। अलग अलग भाषा और पहचान की मांग संघ को प्रभावित करती है। जैसे हिंदी को हर जगह पे दिया जा रहा है, तो कुछ लोग, कुछ राज्य कह रहे हैं कि हिंदी हमारा नहीं है, हम नहीं हिंदी बोलेंगे। पर ये भी चीज है, लेकिन फिर हम वही देखें, इंग्लिश को हर जगह प्रयोग किया जाता है। तो ये भी है कुछ, इसमें अपना अपना राज्य का अपना अपना पॉलिटिक्स है और हर चीज है। फिर आगे देखते हैं इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स जो है, जैसे कि जल विवाद, कावेरी, सीमा विवाद, असम मिजोरम, तो ये सब भी डिस्प्यूट चल रहा है। अभी हरियाणा पंजाब का भी है जल विवाद। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस का दुरुपयोग या उपयोग। पार्ट 6 है द वे फॉरवर्ड। अगर भारत को एक मजबूत फेडरल डेमोक्रेसी बनना है तो पहला, राज्यों को ज्यादा फाइनेंशियली ऑटोनॉमी देनी होगी। सेकेंड, जीएसटी काउंसिल जैसे फोरम को और मजबूत बनाना होगा। थर्ड, गवर्नर को भी इंडिपेंडेंट एक राजनीतिक पद का चिन्ह नहीं बनाना होगा। फोर्थ है राज्यसभा का पुनर्संचार जरूरी है। फिफ्थ है इंटर स्टेट काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स को पुनर्जीवित करना होगा। तो अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों, भारत क्या फेडरलिज्म एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। ये संविधान की संकल्प के साथ साथ एक सामाजिक और राजनीतिक प्रयोग भी है। हमारे देश की विविधताओं को एकता में बदलने के लिए फेडरलिज्म एक मूल आधार है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए संविधान की विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।